देश भर में कोरोना से हाल बेहाल है। 24 घंटे में कुल नए मामले 4 लाख के पार लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी 4000 से कम नहीं हो रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली, यूपी ने लॉकडाउन को सख्त पाबंदियों के साथ बढ़ा दिया है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का रास्ता निकाला गया है। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है, 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स, हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस बार का जो इन्फेक्शन है, इस बार का जो वायरस है, वो और तीव्र गति से आ रहा है। कम से कम 30 से 40% और बढ़ के आया है। इसलिए आपने देखा होगा अप्रैल में काफी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। जितना केसेस आ रहे थे उसके सापेक्ष हमारे संसाधन जो हम बढ़ा रहे थे प्रतिदिन, वो भी थोड़ा सा अपर्याप्त होने लगा था। प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है। जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं। राज्य के हित में, यदि राज्य के हित में आज मातम हो रहा है और मातम है, दुख की घड़ी में, इस दुख और वेदना पीड़ा की घड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ चाहते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो हमारे झारखंड के लोगों को कम से कम इस विपदा की घड़ी में एक सबल और सहारा बनके अभिभावक के रूप में खड़े हों। बड़ी वैश्विक और देश सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के देशों में आज भारत है, तो हमारे देश में इस तरह से छोड़ देना ये बहुत ही गलत फैसला है। तो केंद्र सरकार को हर स्तर पे इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तो 15 MT ऑक्सीजन की आवश्यकता के अगेंस्ट भारत सरकार हमको 270 मैट्रिक टन दे रही है और वो भी 100 मैट्रिक टन आईएमएक्स भिवाड़ी, 70 मैट्रिक टन जामनगर से। हालांकि हमारे अधिकारी रेलवे से और एयरफोर्स के अधिकारियों से बराबर संपर्क में है कि किसी तरह से इनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाएं, लेकिन स्थितियां तो बहुत विकट है। दिल्ली की अब बात करेंगे, जिसने बहुत सारी दिक्कतें और तकलीफें सही हैं और देखी हैं। बहुत सारी मौतें यहां पर हुई हैं, बहुत तड़पी है दिल्ली। लेकिन अब दिल्ली में मामूली तौर पर केस घटे जरूर हैं। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सख्त पाबंदी वाला लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई तो सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लेना शुरू किया। लॉकडाउन वाले इस उपाय ने अपना असर भी दिखाया और कई राज्यों में कोरोना के नए केस आने कम हुए। इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है, जो पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 35% के करीब पहुंचने के बाद 26 अप्रैल को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 1 हफ्ते की बात करें तो 3 मई को दिल्ली में कोरोना के 18,043 केस आए, 4 मई को 19,953, 5 मई को 20,960, 6 मई को 19,133, 7 मई को 19,832, 8 मई को 17,364, जबकि 9 मई को नए कोरोना केस घटकर 13,336 हो गए, जो 12 अप्रैल के बाद एक दिन में दिल्ली में सबसे कम केस हैं। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 22% से भी नीचे आ गई है। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए। इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में दिल्ली में शादियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक होटल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में शादियों पर रोक होगी। घर पर 20 लोगों की मौजूदगी में ही शादी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ टेंट और डीजे वालों को एडवांस वापस करना होगा।
केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में कुछ और दिनों का लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जाए। उधर बीजेपी कह रही है कि पहले से कोई तैयारी नहीं होने की वजह से केजरीवाल को लॉकडाउन जैसा कदम बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली में लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ दिल्ली से हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली में आज से काफी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है, इसे लेकर दिल्ली सरकार एकदम स्पष्ट है, आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें ना बढ़े, इसी वजह से ऐसा किया गया है। बिल्कुल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो लॉकडाउन है उसमें कई सारे अलग अलग क्लॉज जोड़े गए हैं, जैसे कि आज से मेट्रो बिल्कुल बंद कर दी गई है, साथ ही साथ जो शादियां हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन इस बीच में जो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहां पर खास तौर पर वैक्सीनेशन पर बहुत जोर है। अभी तक जो दिल्ली के सटे हुए इलाके थे, नोएडा या गाजियाबाद, वहां वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था और इसी वजह से लोगों को जाना पड़ रहा था। दिल्ली जा करके लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे थे। इस समय हम गाजियाबाद में हैं, जहां पर आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है 18 से 44 साल उम्र वर्ग के लिए। और आप देख सकते हैं कि अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत लंबी कतार लग गई है। लेकिन यहां पर भी खामी दिखाई पड़ रही है कि प्रशासन ने जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो साफ तौर पर नजारत लगता है। आप लोगों को लगता है क्या कि आप लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर और मुश्किल बढ़ सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? हाँ, वो तो बढ़ेगी, नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ पे लगेंगी लाइनें। किस तरीके से, जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है मामला, लॉकडाउन तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नजर। हाँ बिल्कुल, कोई पीछे जगह ही नहीं, सुन ही नहीं रहा कोई यहाँ पर। गवर्नमेंट ने तो कोई अरेंजमेंट ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ना तो प्रशासन चाहे दावे कर ले लॉकडाउन अपनी जगह है, लेकिन जब तक ग्राउंड पर, जमीन पर आप अपनी तैयारी नहीं रखेंगे, अब वैक्सीनेशन हो रहा है वहां अगर इंतजाम इस तरीके से खराब है तो फिर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। तो आप जानकारी दे रहे थे लॉकडाउन किस तरीके से बढ़ा है, सख्ती बढ़ी है, इस बीच वैक्सीनेशन भी चल रहा है। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय का रुख करें, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे दिल्ली और मुंबई में लगातार 24 घंटे में मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कहा जा सकता है कि कुछ मामूली गिरावट देखी गई है मामलों में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,336 नए मामले आए हैं, 273 की जान गई है। वहीं मुंबई में 2,403 नए मामले सामने आए हैं, 68 लोगों की जान गई है। पंकज का रुख करेंगे। पंकज, तमाम सख्तियों के बीच इस वक्त मुंबई सांस ले रही है, लेकिन कम से कम थोड़ी राहत ये कही जा सकती है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हुआ था वो अब थोड़ा बहुत गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई थी, आपने कहा था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ तो है, वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसी वजह से लंबी कतारें। आज स्थिति थोड़ी बेहतर है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, अगर 15 दिन पहले का हाल देखूं तो आज का हाल देखूं तो फिर मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। सबसे पहले जल्दी से अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, महाराष्ट्र में 50,000 से कम आंकड़े आए हैं, 48,401 आए हैं। ये बहुत इंकरेजिंग फिगर है, क्योंकि 12 ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र में जहां पर केसेस स्टेबल हो गए हैं। लेकिन साथ साथ अब घबराहट इस बात की भी है कि एक्टिव केसेस अभी भी 6 लाख से ऊपर हैं, ये और ना बढ़ते रहें। 16 जिले ऐसे हैं राज्य में जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। तो एक जगह जहां केसेस की थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है, दूसरी तरफ रिकवरी कैसे होगी इसको लेकर सरकार की चिंता बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 15 मई से पहले पहले राज्य सरकार को अब अहम फैसला लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो केसेस डेफिनेटली कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट 91% हो गया है, डबलिंग रेट अब 150 दिन से ज्यादा हो गया है, कंटेनमेंट जोन 100 से कम हो गई है, सील्ड बिल्डिंग्स भी अब 1000 से कम हो गई हैं। लेकिन साथ ही साथ घबराने की बात यहां पर यह चिंता की बात तो यही बनी हुई है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी नहीं है। अब यही चिंता है बीएमसी की भी, यही चिंता है राज्य सरकार की। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्टेट कोविड टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक करी थी। उन्होंने कहा कि चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे दो और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक लखनऊ से हैं, रवीश पाल सिंह भोपाल से हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश में हर राज्य टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन लगा चुका है। दिल्ली के बाद यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, तो वहीं दक्षिण के राज्यों ने भी पाबंदी का सख्त ताला जड़ दिया है।
कोरोना महामारी इन दिनों लोगों की सांसों पर संकट बनी हुई है। मुश्किल के इस दौर में सरकारें लोगों तक मदद पहुंचाने और उनकी जान बचाने की कोशिश में लगी है। इसी कवायद के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और यहां डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने यूपी सरकार एक्शन में है और खुद सीएम योगी प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। 6 मई को प्रदेश में 26,622 नए कोरोना केस आए और 28,902 लोग ठीक हुए। 7 मई को संक्रमितों की संख्या 27,763 रही और 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 8 मई को नए मरीजों की संख्या घटकर 26,636 हो गई और इस दौरान सबसे ज्यादा 34,721 लोग ठीक हुए। कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहे राज्य महाराष्ट्र में पाबंदियां 15 मई तक बढ़ाई गई हैं। राजस्थान में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने 13 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बिहार में भी 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मौजूदा समय में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण के राज्यों में कोरोना का कहर कहीं ज्यादा है। कर्नाटक में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं केरल में 16 मई तक पाबंदियां लागू की गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 6 मई से ही 2 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन जारी है। देश के ज्यादातर राज्यों में जारी पाबंदियों के बीच कोशिश यही है कि किसी तरह कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जाए। रोशन जायसवाल और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से हैं। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ती गईं उत्तर प्रदेश में, वहां पर सरकार ने कहा कि हां सारी चीजें मुहैया हो रही हैं, लेकिन अब तो खुद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि चीजें ठीक नहीं है, अस्पताल का हाल बेहाल है। इससे काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाती है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नेहा, देखिए कल संतोष गंगवार ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी। इसके अलावा कई विधायकों ने अलग अलग चिट्ठियां लिखी हैं। खास करके जसराना के जो विधायक हैं बरेली से, उनकी चिट्ठी भी सामने आई है और उन्होंने भी बहुत तीखे सवाल उसमें पूछे हैं कि वो जब अस्पताल में थे तो उनके साथ क्या हुआ। उनकी पत्नी 3 घंटे तक फर्श पर लेटी रही। इसके अलावा झांसी के भी 2 विधायकों ने पत्र लिखे हैं। कुल मिलाकर विधायकों का लगातार अपनी नाराजगी दिखाना ये जारी है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में मामले भी कम हो रहे हैं। सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये बहुत कड़ा लॉकडाउन नहीं है, आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन तमाम जो पहले के प्रोटोकॉल्स हैं वो उसमें जारी रहेंगे। कल जो पिछले 24 घंटे के जो अपडेट आए हैं, जो डेटा आए हैं, वो 23,333 आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 296 है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिन शहरों में पहले काफी बढ़े थे, मसलन लखनऊ, वहां 1,500 से भी नीचे मामले आ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिरता की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास कुमार अभिषेक, क्योंकि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है, सरकार यही दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी सांसद संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री ने सीधे सीएम को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि यहां कोई नहीं सुनता। और इससे पहले भी हमने देखा था कि कई विधायकों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है, कोरोना संक्रमित थे वो। वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, लगातार वहां जो मौजूद लोग हैं वो बता रहे हैं। जागरूक लोग हैं, लोगों ने बहुत सी हमको सुझाव वगैरह दिए थे, वो सारे के सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखकर उनको दिए हैं। मुझे लगता है कि सभी उपयुक्त कदम थे और उन पर एक सही कार्रवाई भी की जाएगी और जो निर्णय लिए जाने हैं उसमें निर्णय भी लिए जाएंगे। हमारा मानना यह है कि तात्कालिक ऑक्सीजन एक समस्या है। मुझे लगता है कि बरेली वालों से जो कल मेरी बात हुई है, धीरे धीरे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा और जो तात्कालिक समस्या है उसका भी हल हो जाएगा। एक इसमें आवश्यकता ये है कि लोग
कालाबाजारी या रोकथाम करने का काम न करें। अनावश्यक अगर आप सिलेंडर रोक लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा है कि कल मेरी एक विस्तार से एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने विस्तार से हमसे बात की और उनका कहना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या नहीं ही रहेगी, इसका समाधान हो जाएगा। केवल ये कि लोग इसमें जो लोगों के मन में यह है कि हम अपने यहाँ कुछ रोक लें या ऐसा कर लें, तो मुझे लगता है समाधान इसका हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सरकार भी बड़े प्रयास कर रही है। सरकार तो पूरी सक्रिय है और ये तात्कालिक समस्या आई है, क्योंकि इससे पहले कभी आई नहीं थी। तो तात्कालिक समस्या होने के बाद कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है। भोपाल का रुख करेंगे। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, वहां पर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या संक्रमण दर में कमी आई है? इस वजह से मामलों में थोड़ी कमी देखी जा रही है या फिर टेस्टिंग कम कर दी गई है? क्या है जमीनी हालात? देखिए नेहा, मध्य प्रदेश के लिए तो राहत की बड़ी खबर है, क्योंकि कई चीजें हैं जो बता रही हैं कि आंकड़े अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पक्ष में होते जा रहे हैं, कोरोना हारता जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन की शुरुआत की थी। अब करीब 1 महीना होने को आया है जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन को भी आगे बढ़ा दिया गया है। वजह मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि आंकड़े लगातार नीचे आ रहे हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा, जो नए संक्रमित आ रहे हैं, वो करीब करीब आप ये मानिए 20 दिनों के बाद पहली बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 पे पहुंचा है, यानी 12,000 से नीचे पहुंच गया है, जो कि लगातार ऊपर बना हुआ था 12 से 14,000 के बीच में। पॉजिटिविटी रेट जो 25% तक पहुंच गई थी अप्रैल में, वो अब घटकर 17% तक आ गई है और लगातार 2 दिनों से 17% ही पॉजिटिविटी रेट बनी हुई है। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है मध्य प्रदेश के लिए वो ये कि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, यानी मरीज जो नए सामने आ रहे हैं उनके मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है और इसीलिए एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 1 लाख को पार कर चुके हैं। ये सरकार के लिए चिंता की बात है, लेकिन सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना कर्फ्यू का असर अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। इसीलिए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 15 मई तक है, तो वहीं राजधानी भोपाल में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी हद तक लॉकडाउन मदद कर रहा है संक्रमितों की संख्या कम करने में। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश के अलग अलग राज्यों से हम आप तक कोरोना का अपडेट पहुंचा रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से संक्रमण में कमी आई है। बहरहाल अब 2 चुनावी राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर आज नई सरकार आएगी। जी हां, नए सीएम और नए मंत्रियों का आज दिन है। बंगाल में आज ममता सरकार के 43 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें क्रिकेटर से विधायक बने मनोज तिवारी का नाम शुमार है। तो उधर असम में हेमंत बिस्व शर्मा आज नए सीएम पद की शपथ लेंगे। आलाकमान ने कल की बैठक के बाद सोनोवाल की जगह बिस्व शर्मा के नाम को हरी झंडी दे दी। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। अनुपम, पहले ममता का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, लेकिन आज कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे और इसमें भी किस तरीके से सेरेमनी को कट डाउन किया गया है? जी बिल्कुल नेहा, मैं इस वक्त राजभवन में ही हूं, जहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होना है। मेरे पीछे आप जो बंदोबस्त और व्यवस्था देख रहे हैं उसी की है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगभग 10:45 पर कार्यक्रम शुरू होगा। कुल 43 मंत्रियों का नाम दिया गया है, जिनमें से 24 जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इनमें सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। एक क्रिकेटर मनोज तिवारी को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको पिछली बार जो मंत्री थे इस बार भी उसी तरह का मंत्रालय देने की बात आ रही है। 2 लोगों को वर्चुअल शपथ दिलवाई जाएगी, उसका बंदोबस्त भी यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं डिजिटली वर्चुअली जो शपथ ग्रहण समारोह होगा 2 लोगों का, उनमें से ब्रात्य बसु जो कोविड से पीड़ित हैं और अमित मित्रा जो पिछली बार अर्थ मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस बार भी संभवतः उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन अस्वस्थता की वजह से चुनाव नहीं लड़े थे, अब भी वो अस्वस्थ हैं। तो अमित मित्रा और ब्रात्य बसु को यहां से वर्चुअली शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। बाकी जो लोग हैं 41 लोग, वो यहीं पर शपथ ग्रहण करेंगे, उनका शपथ यहीं पर होगा और ममता बनर्जी भी इस दौरान शामिल रहेंगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम, हमारे संवाददाता कोलकाता से जानकारी देते हुए। कुछ देर बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें ममता बनर्जी के तमाम मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। बात अब असम की कर लेते हैं, जहां पर लगातार दूसरी जीत का इनाम बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को दिया है। कांग्रेस से बीजेपी
में आए हेमंत की मजबूत पकड़ और किलेबंदी का असर ये रहा कि इस दफा वो सोनोवाल को छोड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। हेमंत बिस्व शर्मा, ये नाम असम की राजनीति में जाना पहचाना है। 2015 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हेमंत बिस्व शर्मा ने 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हेमंत बिस्व शर्मा ने तब कहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया। राहुल उन्हें समय देने के बजाय अपने डॉगी से खेलते रहे। कांग्रेस में ये संस्कृति है कि आप राहुल का ऊपर ही लॉयल ना रहो, आप राहुल का कुत्ते में भी आप लॉयल रहो। तो कांग्रेस में ये सिखाया जाता है देश के लिए लॉयल मत रहो, आप गांधी फैमिली के लिए लॉयल रहो। इस वाकये ने न सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति बदल दी, बल्कि बीजेपी की रणनीति भी यहीं से बदल गई। हेमंत बिस्व शर्मा असम में बीजेपी के बाहुबली बन गए। सीएम सर्बानंद सोनोवाल जरूर थे, लेकिन पर्दे के पीछे संगठन को मजबूत करने की सारी ताकतें हेमंत बिस्व शर्मा की ही थी। और आखिरकार वो पल आया जब असम में जीत की पताका फहराने के बाद बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को अंगवस्त्र पहना दिया। असम में बीजेपी की विजय के बाद ये बड़े बदलाव की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर मुहर लगी और फिर असम बीजेपी के प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद सीएम पद के लिए हेमंत के नाम का ऐलान किया। ऐसे श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल के नेता को हेमंत के नाम पर मुहर लगते ही विधायक उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। दरअसल पार्टी और लोगों के बीच इसी मजबूत पकड़ के जरिए हेमंत बिस्व शर्मा ने मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। बिस्व शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ से बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के विस्तार में भी बिस्वा की अहम भूमिका मानी जाती है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के करीब 45 विधायकों का हेमंत को समर्थन है। विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत की निगाहें सीएम की कुर्सी पर थी। भले ही उन्होंने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार कहते रहे कि जीत के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला लेगी और अंत में सीएम पद पर हेमंत के नाम की मुहर लग गई। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण की ये लड़ाई अब बेहद गंभीर मोड़ पर है और ऐसे वक्त पर फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी पूरी क्षमता से कोरोना से लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जांबाज अफसर उन्हीं में से एक हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड आपातकाल में भारतीय वायुसेना सांसों के लिए संकट मोचक बन गई है। जब जब संकट के बादल मंडराते हैं, भारतीय वायुसेना संकट मोचक बनकर मोर्चा संभाल लेती है। उड़ानों में दम इतना है कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि जरा रुक जा। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये हौसलों की उड़ान है। कोरोना जैसे दुश्मन से निपटने और उखड़ती सांसों के लिए भारतीय वायुसेना का काम अभी किसी वरदान से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशन ऑक्सीजन के जरिए राहत में बड़ी भूमिका निभाई है। एयरफोर्स के C-17 और IL-76 मालवाहक जहाज अब तक देश विदेश से 400 से ज्यादा उड़ान भरकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुके हैं। इसी मिशन के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की
जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बहुत ज्यादा अहम होंगे। युद्ध के हालात हों या फिर कोई और त्रासदी, संकट के समय हर बार इजरायल ने भारत से सच्ची दोस्ती निभाई है। इजरायल ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। There are 3 large oxygen generators in here, which will supply oxygen for the patients of 3 hospitals. And in addition, there are 4 pallets full of oxygen concentrators and other equipment, which will also help Indian patients, both in clinics and in hospitals around the country, to get over the COVID virus. सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और दुबई जैसे कई देशों से वायुसेना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला चुकी है। भारतीय वायुसेना के विमान युद्ध स्तर पर इस मिशन में जुटे हुए हैं। 7 मई तक 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई है और 1232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले जा सकने वाले 72 क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने देश के अंदर कम से कम 400 उड़ान भरकर 252 ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया है। इन टैंकरों की मदद से 4904 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। भारतीय वायुसेना काफी देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स ला चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ला चुका है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देशों से अभी तक सामान ला चुका है। और इसके अलावा भारत में ही कम से कम 400 सॉर्टीज उड़ चुकी हैं भारतीय वायुसेना की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं। वायुसेना देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए उपकरणों और दवाओं को भी एयरलिफ्ट कर रहा है। इस मिशन में 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 हैवी लिफ्ट और 830 मीडियम लिफ्ट वाले विमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जाबाज अफसरों की तारीफ की है। भारतीय वायुसेना ने कोविड की राहत के लिए अब तक 42 यानी 42 जहाजों को तैनात किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 5170 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए श्रीनगर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बारामूला और उरी में आम लोगों के लिए कोविड-19 सेंटर खोले हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी की रिपोर्ट देखिए। मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 5180 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जबकि 54 लोगों की जान गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया है। उस बीच जम्मू कश्मीर में सभी त्योहार, ईद और बाकी जो त्योहार है, फिलहाल लोगों को घरों के भीतर ही जो है मनाने पड़ेंगे। अगर आप अस्पतालों और ऑक्सीजन की बात की जाए तो उस पर भी अब सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें। अब सेना और प्रशासन ने मिलकर श्रीनगर के बाद उड़ी और बारामूला में कोविड फैसिलिटी सेंटर कायम किए हैं।